इश्यू This की वजह से conference will हम now be recorded. अनस्क्रिप्टेड अनिल अवार्ड सर का जो लेक्चर था वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो अवार्ड सर से हमने रिक्वेस्ट की थी और सर फिर से आज लेक्चर लेने के लिए राजी हो गए। इसलिए मैं फिर से आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से आदरणीय अवार्ड सर का स्वागत करता हूं और सर का अभिनंदन भी करता हूं कि सर ने पुनः हमारे लिए समय निकाला। जो तंत्र युक्ति एक अनएक्सप्लोर्ड विषय है, उस विषय पे सर उसका क्लिनिकल और रिसर्च ओरिएंटेड जो महत्व है वो बताने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय अवार्ड सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना विषय शुरू करें। अवार्ड सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आयुर्वेद अध्ययन वर्ग की टीम को और स्पेशली वैद्य प्रसाद कुलकर्णी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे ये अवसर दिया। और आज के वेबिनार में उपस्थित सभी विद्यार्थी एवं वैद्यगणों का मेरा प्रणाम। आज का हमारा मुख्य विषय है कि तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी एवं क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि जब आज का लेक्चर अपना पूर्ण हो जाएगा या लेक्चर के बीच में हमको ये पता चलेगा कि तंत्र युक्ति का इस्तेमाल जो है वो अपनी डेली प्रैक्टिस में हम रोज ही किया करते हैं। मतलब हर पेशेंट में हम बहुत सारी तंत्र युक्तियां लगा देते हैं। हालांकि देखा जाए तो एक दिन में हम लगभग सारी तंत्र युक्तियों का इस्तेमाल कर भी देते हैं जाने अनजाने में। बस हमको पता नहीं होता है कि हम कौन सी तंत्र युक्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो अभी मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे तंत्र युक्ति की शुरुआत करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तंत्र युक्ति की जैसे व्याख्या बताई है कि तंत्रस्य योजना એટલે मीन्स जो तंत्र को समझने के लिए जो मेथडोलॉजी टेक्निक या अप्रोच इस्तेमाल की जाती है उसको तंत्र युक्ति कहा जाता है। तंत्र युक्ति हालांकि संहिता के अंत में वर्णन की है, मतलब पूरी संहिता पढ़ने के बाद में अंत में आपको तंत्र युक्ति का वर्णन दिया है। तंत्र युक्ति को कहा जाता है कि संहिता की चाबियां, मतलब आप चाबी से हर कोई दरवाजा तिजोरी खोल सकते हैं। उस प्रकार यदि आपको हर एक तंत्र युक्ति का मतलब समझ में आ गया तो संहिता में जो छोटी छोटी बातें हैं, जो श्लोक है, जो क्लिष्ट विषय है, आप इन विषयों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और फिर शास्त्र यदि आप समझ पाए तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि तंत्र युक्तियों का क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या उपयोग है या तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन क्या है। तो तंत्र युक्ति मतलब कोई घुटी वटी तो है नहीं। तंत्र युक्ति मतलब संजीवनी वटी तो है नहीं, पेशेंट को दी जाए और पेशेंट ठीक हो जाए। तंत्र युक्ति से हम शास्त्र को अच्छी तरीके से समझेंगे और जितना हम शास्त्र को अच्छी तरीके से समझेंगे उतना ही हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो तंत्र युक्ति की शुरुआत हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आगे सबसे पहले तंत्र युक्ति आती है अधिकरण। अधिकरण तंत्र युक्ति का मतलब होता है विषय, जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है। मतलब संहिता के प्रत्येक अध्याय में कुछ पर्टिकुलर विषय कहा जाता है, तो उस पर्टिकुलर विषय का जो अध्याय का जो विषय होता है वो हमें पता होना चाहिए। कई बार हमको अगर किसी सूत्र का मतलब नहीं समझता है या अगर अच्छी तरीके से जानना है तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ता है कि वो श्लोक किस स्थान के किस अध्याय में आया है। इसका मतलब हमको अधिकरण पता होना चाहिए, या जो भी आचार्य पर्टिकुलर श्लोक लिखा है वो किस कंटेक्स्ट में लिखा है, यानी चिकित्सा के समय लिखा है कि सूत्र स्थान में लिखा है कि पंचकर्म के संदर्भ में लिखा है। तो ये संदर्भ या विषय कंटेक्स्ट यदि हमें पता चल जाता है तो उस श्लोक का मतलब निकालना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अधिकरण, तो हमें अपना अधिकरण पता होना चाहिए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी हम देखेंगे तो जब भी हम कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं या जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं हमारे पीजी के लिए, तो हमको हमारा एरिया ऑफ रिसर्च पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम लिटरेरी रिसर्च करने वाले हैं कि फंडामेंटल ड्रग रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च। तो हमारा अधिकरण यदि पहले फिक्स हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अधिकरण से एक तो फायदा क्या होता है, अपना बाउंड्रीज या अपने लिमिटेशन हमें पता चल जाते हैं कि हमें इसी अधिकरण में काम करना है, इसके बाहर हमें जाना नहीं है। तो फिर हम उतना ही सोचेंगे, हमारा अधिकरण के बाहर हम नहीं जाएंगे। आगे की स्लाइड। नेक्स्ट। क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखेंगे तो आप जानते हैं कि आयुर्वेद को जो है वो 8 भागों में विभाजित किया है।
क्योंकि संपूर्ण आयुर्वेद को एक ही व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं है, या एक ही व्यक्ति सभी विषयों में मास्टरी करे ये भी संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान की सुगमता हेतु आयुर्वेद को जो है 8 अंगों में विभाजित किया था। आज भी हम देखते हैं, हम लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार लोग जनरल प्रैक्टिस करते हैं। तो पेशेंट जब सामने आता है तो हमको पूछता है, सर आप किस चीज के स्पेशलाइजेशन हो, मतलब आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हो, या आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। तो ये स्पेशलिटी जो होती है ना, उसका मतलब होता है अधिकरण, कि हमारी इस विषय में मास्टरी है। तो जैसे आपको भी मेरा ये कहना है कि आप पीजी करो, जिस विषय में पीजी किया है, जिस विषय में आपने मास्टरी हासिल की है, यदि आप उसी विषय के साथ संलग्न रहते हो भविष्य में, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा करियर कर सकते हो। तो आप भले स्किन डिसीज की प्रैक्टिस करो, या पर्टिकुलरली ईएनटी की करो, गायनेक की करो, लेकिन आपका यदि आपने अधिकरण फिक्स कर दिया है तो फिर आपकी पहचान भी वही बनेगी और आपकी मास्टरी भी वही बनेगी और आपको फायदा भी उससे मिलेगा। तो अधिकरण मतलब इन शॉर्ट में विषय, कंटेक्स्ट। नेक्स्ट, आगे आगे की तंत्र युक्ति आती है योग। योग शब्द जो होता है आयुर्वेद में कई बार कई अलग अलग अर्थों में आया है। यहाँ पर सिंपल मीनिंग है योग का कि व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम। एक सूत्र में अथवा एक श्लोक में जब हम अर्थ निकालते हैं, तब वो श्लोक का अर्थ निकालने के लिए हमको पदों को एक दूसरे के पास लाना पड़ता है। मतलब संहिताओं में जो रचना की है श्लोकों की, उसका अब यदि हमको मतलब समझना है तो हमको पहले उस श्लोक का अन्वय करना पड़ता है। तो एक प्रकार से अन्वय करना मतलब योग करना। जैसे कि उस हमको पदों की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी पड़ती है। आगे मैंने उदाहरण लिखा है योग का, आगे की स्लाइड। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ सूत्र। तो आपको अगर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो पहला श्लोक जो अपने देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 अध्याय का श्लोक है। यदनम द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेत अविरोधी तु तत्त्यजन समश्नश्च तौ तौ वृद्धि क्षयो जयत। अब इस श्लोक थोड़ा क्लिष्ट लगता है देखने में, लेकिन इस श्लोक को अगर अपने को समझना है अच्छे से, तो इसके कुछ पार्ट्स बना के कुछ थर्ड पार्ट को फर्स्ट पार्ट के साथ में इस प्रकार से कुछ जोड़ना पड़ता है। तो उसके पहले अपने को करना पड़ेगा यदनम द्वेष्टि, जिस अन्न का व्यक्ति को द्वेष हो रहा है, तत्त्यजन, इसके बाद में हमको लगाना है तत्त्यजन, उस अन्न का त्याग करके उसके बाद लगाना है तो वृद्धि जयत। मतलब यदि किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर चीज से नफरत हो रही है या द्वेष हो रहा है, तो उस चीज का त्याग करके हम उस दोष की चिकित्सा कर सकते हैं, या उस दोष की वृद्धि को कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से पहले वाले लाइन का आधा हिस्सा अगर देखेंगे, सेकंड हिस्सा, तो यद्यपि प्रार्थयित, जिस चीज की उसको प्रार्थना, इच्छा या आकांक्षा हो रही है, तत्समश्नश्च, उसको खाने से, तो क्षयो जयेत, क्षय का इलाज किया जा सकता है। यानी यहाँ पर अगर आपको लगाना है अन्वय, तो आप दृष्टि के बाद लगाएंगे तेजन, तेजन के बाद लगाएंगे वृद्धि जयेत, और प्रार्थयेत समश्नश्च क्षयो जयेत। इसी प्रकार से दूसरा अगर आप लोग देखेंगे, क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुना संतो यान्ति अपुनर्भाव अप्रकंप्या भवन्ति च। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या पद आते हैं। एक तो आता है अपचय, फिर आता है दोष, उपचय, गुण, अपुनर्भाव और अप्रकंप्या। तो यहाँ पर कैसे लगाना है, हमको दोषों का करना है अपचय। कैसे करना है, क्रम से। यदि हम दोषों का अपचय क्रम से करेंगे तो वो व्याधि जो है वो अपुनर्भाव, यानी उसका रियकरेंस दोबारा होगा नहीं। और हमको अगर शरीर में कुछ विशेष गुणों का आदान करना है, तो हमको उन गुणों को क्रम से उपचय करना पड़ेगा, जिससे उन गुणों का शरीर में स्थिरीकरण हो जाए। अप्रकंप्य, अप्रकंप्य यानी स्थिरीकरण, स्थिर होना, प्रकंप यानी चल, अप्रकंप यानी स्थिर। तो इस प्रकार से यदि आपको योग तंत्र युक्ति हर श्लोक में लगानी पड़ती है, संहिता को समझने के लिए, श्लोक को समझने के लिए, सही मतलब निकालने के लिए योग तंत्र युग का इस्तेमाल हम करते करते रहते हैं। आगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, अब आचार्य चरक ने हमको योग का उदाहरण देते समय कहा था कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इत्यादियों की योजना बनाना। तो मेरे ख्याल से जो भी पीजी फर्स्ट ईयर में हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आयुर्वेद करके कुछ एक चैप्टर आता है, उसमें हमको दिया रहता है कि प्रतिज्ञा मतलब अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स, हेतु मतलब रीजनिंग, उदाहरण मतलब अपने रिजल्ट्स, उपनय मतलब डिस्कशन, और निगमन मतलब कंक्लूजन। इसी प्रकार से हम योजना बनाते हैं।
और लास्ट संडे आपने डॉक्टर रोहित गोकर्ण से सुना होगा शायद, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। उसमें भी उन्होंने बताया कि आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन। तो इमराट पैटर्न को आप अगर सही तरीके से लगाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो हो जाएगा आपका योग। इसके बाद आपको, अगर यदि मैं अभी ज्यादा डिटेल करूंगा नहीं, मतलब अगर हर तंत्र युक्ति जो होती है ना, वो आपके व्यवहार ज्ञान में भी आपको काम आती है, प्रैक्टिकली भी काम आती है, आपके लाइफ में भी काम आती है। अब प्रैक्टिस में देखेंगे तो योगो वैद्य गुणानाम, वैद्य का सबसे श्रेष्ठ गुण या सबसे बड़ा गुण है योग। योग का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट। पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किस प्रकार से आप मेडिसिन की योजना करते हैं, किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट प्लान हैंडल करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ सर, बोला ना। आवाज आ रही है ना? हाँ येतोय सर, आवाज येतोय, आवाज येतोय. स्लाइड स्लाइड आपली, योग योग पे लेना, योग पे लास्ट स्लाइड, योगा इन प्रैक्टिस ना। तो हम कई बार कुछ पर्टिकुलर योग बनाते हैं अपने बुद्धि से, या कई बार हम कुछ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि पहले हम दीपन पाचन करेंगे, पहले अनुलोमन करेंगे, शमन करेंगे, शोधन करेंगे। तो इन सारी चीजों को अपने को योग बनाना पड़ता है, दिमाग में ऑर्डर बनानी पड़ती है। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो खास करके आपके अगर दोस्त रहेंगे नॉर्थ साइड वाले, यूपी बिहार के, तो आपने कई बार उनके मुंह से एक शब्द सुना होगा, कुछ जुगाड़ करते हैं। तो जुगाड़ मतलब नथिंग बट योग। जिस आदमी को योग आता है ना, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है योग के सहारे। इसलिए कहा है योगो वैद्य गुणानाम, योग जो है वो वैद्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट आगे, हेतवर्थ, यद अन्यत्र अभिहितम अन्यत्र उपपद्यते। यानी संहिता में कैसा होता है, कई एक बात जो होती है किसी एक जगह कही होती है, हमको वही बात दूसरी जगह भी लागू करनी पड़ती है। मीन्स एक स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बताई जाती है, ऐसा नहीं कि वो स्टेटमेंट उसी अध्याय के लिए लागू पड़ती है, हमको वही स्टेटमेंट हम पूरे संहिता में अलग अलग अध्याय को भी लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट को दूसरी जगह लागू करना, इसको कहते हैं हेतवर्थ। आगे, इसका उदाहरण अगर चरक का मैं बोलना रहेगा, तो जैसे चरक सूत्रस्थान 11 के वात कलकली अध्याय में कहा है कि समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति, यानी समान गुणों के सेवन से धातुओं की वृद्धि होती है। हालांकि यहाँ पर ये बात जो है वो वात दोष के लिए कही है, लेकिन यही बात पित्त दोष के लिए, कफ दोष के लिए एवं रस रक्त मांस आदि सप्त धातुओं के लिए भी लागू पड़ती है। लेकिन सूत्र जो कहा है वो चरक सूत्र 11 में कहा है, लेकिन यही सूत्र हमको पूरे संहिता में लागू करना होता है। सुश्रुत के अनुसार हेतवर्थ का मतलब होता है, कोई बात नहीं, हम रेफरेंस ये था, हेतवर्थ का मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या लेंगे। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आर्टिकल लिखने के समय अपने को आर्टिकल में साइटेशंस या रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो हम किसी आर्टिकल में किसी और ने कही हुई बात को अपने आर्टिकल में लागू करते हैं, यानी हम रेफरेंस देते हैं कि ये बात उस पर्टिकुलर ऑथर ने कही थी, वो बात यहाँ पर भी लागू होती है। यानी एक जगह पर कही हुई चीज को दूसरी जगह लागू करना, ये हम सीधा सीधा इसका कोरिलेशन कर सकते हैं रेफरेंस के साथ में, रेफरेंसिंग या साइटेशन। तो आपके आर्टिकल में जितने रेफरेंस ज्यादा होंगे या जितने सॉलिड रेफरेंस होंगे, उसका अपना आर्टिकल भी आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, हेतवर्थ इन प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कई वात वात चिकित्सा या पित्त चिकित्सा या कफ की चिकित्सा हमको सूत्र स्थान में बताइए, लेकिन यही चिकित्सा हमको चिकित्सा स्थान में हर व्याधि की चिकित्सा करते समय इनको लागू करना पड़ता है। या धातुओं के दुष्टि लक्षण, दुष्टि कारण जो है हमको सूत्र स्थान में पता है, लेकिन ये वहां की बात हमको चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में या अपने प्रैक्टिस में हर व्याधि में लागू करनी पड़ती है। आगे,
पदार्थ। अब पदार्थ शब्द की मुख्य दुविधा ये है कि पदार्थ शब्द जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग से आता है। पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा उसमें पदार्थ शब्द का मतलब कुछ अलग था और पदार्थ तंत्र युक्ति में पदार्थ शब्द का मतलब अलग है। पदार्थ विज्ञान में पदार्थ का मतलब होता है दुनिया की सारी चीजें, मतलब ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व है, जिनको हम नाम दे सकते हैं और जिनको हम जान सकते हैं। अस्तित्वम अभिधेयत्वम ज्ञेयत्वम इति पदार्थम। तो ये पदार्थम का मतलब होता है पदार्थ विज्ञान के लिए। यहाँ पर तंत्र युक्ति में पदार्थ का मतलब होता है पद का अर्थ, सीधा सरल, कि यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे वास पदार्थ। पर्टिकुलर श्लोक में पर्टिकुलर पद का क्या अर्थ है, इसको हम सीधे सीधे बोलेंगे डेफिनेशन या डेरिवेशन। आगे तो पदार्थ का मतलब होता है डेफिनेशन। तो जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में, अपने आर्टिकल में मान लो कुछ हम नया टॉपिक लिया, खास करके अगर हम आयुर्वेद के विषय में आर्टिकल लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे जो भी टेक्निकल टर्म्स है, अगर हम अपने आर्टिकल में शब्द मेंशन करते हैं कुष्ठ, या कभी में हमने मेंशन किया स्रोतस, तो हमको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना पड़ता है स्रोतस क्या है, कुष्ठ का मतलब क्या होता है, अनुलोमन का मतलब क्या होता है, या विरेचन का मतलब क्या होता है। तो उस पद की व्याख्या हमको इंट्रोडक्शन में देनी पड़ती है। तो साइंटिफिक आर्टिकल में, आपके आर्टिकल में जो भी टेक्निकल टर्म्स है, आपको उन टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशन जो है इंट्रोडक्शन में देनी चाहिए। अब पदार्थ का प्रैक्टिस में वैसे क्या उपयोग है, तो कई बार अपने सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे हम याद करते हैं कि जैसे चरक सूत्र स्थान में अधारणीय वेगों की चिकित्सा दी है, वहां पर अवपीड़क घृत बताया है। या अगर पुरुष वेग की चिकित्सा देखें हम लोग, तो वहां पर बताया कि प्रमाथि द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस समय हमको लगता है कि प्रमाथि का मतलब क्या होता है, अवपीड़क का मतलब क्या होता है। उसी प्रकार से हम कभी कभी द्रव्य गुण का पढ़ाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ द्रव्य जो व्यवाही है, कुछ द्रव्य विकासी है। तो इस समय हमको उस पद का अर्थ मालूम होना बहुत जरूरी है कि व्यवाही का मतलब क्या होता है, विकासी का मतलब क्या होता है। मान लो अगर हम विरेचन करते हैं तो विरेचन की भी 4 प्रकार दी है, अनुलोमन, संसरण, भेदन, रेचन। इसकी हर एक की परिभाषा है, ये आपको सारंगर में मिल जाएगी। तो इन पदों का अर्थ मालूम होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। हेलो हेलो, हाँ नेक्स्ट। सर आवाज आ रहा है? ओके, एवरीथिंग ओके डॉक्टर यस सर। प्रसाद? ओके, हाँ सर। हाँ ओके है ना? हाँ वॉल्यूम ठीक वगैरह, है। वॉल्यूम हाँ ठीक है सर, थोड़ा लो इंटेंसिटी आहे पण ठीक आहे. ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है प्रदेश। प्रदेश तंत्र युक्ति में हमको आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत में मत भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आचार्य चरक के अनुसार प्रदेश का मतलब क्या होता है। तो प्रदेश का मतलब बताया कि यद बहुत्वात् अर्थस्य कार्ष्णेन अभिधातुम अशक्यम एक देशेन अभिधीयते। यानी आचार्य चरक के अनुसार कुछ विषय इतने बड़े होते हैं या इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं कि संहिता में उनका पूरा का पूरा वर्णन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उस विषय के किसी एक पार्ट का वर्णन करके आपको बाकी पार्ट अपनी बुद्धि से समझने को कहा जाता है। जैसे अनुपान अध्याय में चरक सूत्र स्थान 27 अन्नपान विधि अध्याय में अनुपान का वर्णन दिया है। वहां पर हालांकि अनुपान तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आचार्य चरक ने कुछ ही प्रकार के अनुमानों का अनुपान का वहां वर्णन किया है। और इस तंत्र युक्ति से बताया है कि बाकी आप समझ जाइए करके। मतलब विषय बहुत बड़ा होने से हम उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर पाएंगे, कुछ पार्शियल बता पाएंगे। तो सेम बात लागू पड़ती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में सैंपलिंग के लिए। आप अगर मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग अगर पीजी वाले होंगे तो आप जानते हैं कि सैंपलिंग क्यों की जाती है। सैंपलिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ ए स्मॉलर ग्रुप फ्रॉम बिगर ग्रुप। जब भी हमको डेमोग्राफिक स्टडी करनी पड़ती है या पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ती है, लार्ज पॉपुलेशन, तो हमारे पास इतना समय, रिसर्च में समय और मनी, टाइम एंड मनी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो समय और पैसा दोनों बचाने के लिए सैंपलिंग किया जाता है। यानी मान लो जैसे हमको नांदेड़ जिले के महिलाओं का हीमोग्लोबिन की एवरेज मात्रा निकालनी है, तो यदि हम नांदेड़ जिले में रहने वाले सभी महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने लगेंगे
तो ये स्टडी बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है आपको पता है, मतलब इसके लिए सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कि उस जिले के कुछ तालुकों को सिलेक्ट करेंगे, उस तालुके में से कुछ गांवों को सिलेक्ट करेंगे और एक गांव में से कुछ पर्टिकुलर घरों को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी डेटा निकलेगा, उस डेटा को हम पूरे नांदेड़ जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है प्रदेश, यानी विषय बहुत बड़ा होने के कारण हम किसी एक पार्ट को ही कह देते हैं, बाकी पार्ट आप समझ सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार प्रदेश का मतलब होता है कि भूतकाल में की हुई घटना, भूतकाल में किया हुआ कार्य से वर्तमान कार्य में उसको लागू करना, यानी अति प्रकृत से अतिक्रांतेन साधनम प्रदेश। मतलब जो भी हमने भूतकाल में कार्य किया था उससे सीख लेके आज के समय में कोई कार्य करे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट एक्शन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने दिया था कि जिस प्रकार से हमने देवदत्त का शल्य निकाला था, उसी प्रकार से हम अभी यज्ञदत्त का भी शल्य निकालेंगे। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आप जानते हैं कि कई बार हम जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तो संहिताओं का नॉलेज तो हमको होता है, लेकिन कई बार हमको प्रैक्टिस इस चीज से अपनी अच्छी चलती है कि हमारे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर कोई पेशेंट हमने अच्छे से ठीक किया और वही सिमिलर पेशेंट अगर अपने पास दोबारा आता है, दूसरा कोई पेशेंट आता है, तो हम तुरंत रिकॉल कर लेते हैं कि इस प्रकार का एक पेशेंट मेरे पास आया था और इस दवाई से उसको मैंने ठीक किया था। तो उस समय आप क्या करोगे, आप संहिता वगैरह खोलोगे नहीं, ज्यादा सोचोगे नहीं, उस पुराने पेशेंट में आपने जो ट्रीटमेंट दी थी, आप सीधे सीधे वही ट्रीटमेंट इस पेशेंट को लागू करोगे, कि जो आपने पास्ट में कार्य किया था वही कार्य आप प्रेजेंट में करोगे। मतलब सीधा सीधा आपने यहाँ पर प्रदेश तंत्र युक्ति को अप्लाई कर दिया है। आगे नेक्स्ट, अतिदेश। अतिदेश में भी आप देखेंगे कि आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों में मत भिन्नता है। आचार्य चरक के अनुसार यत्किंचिदेव प्रकाशार्थम अनुक्तार्थ साधना एवं अन्यदपि प्रत्येतव्यम इति परिभाष्यते। तो खास करके इस तंत्र युक्ति का उपयोग आचार्य चरक ने किया है, जहां पर सदवृत्त का वर्णन किया है, कि वहां पर कुछ कुछ चीजें बताई है, जैसे कि हमको किस प्रकार से मतलब रहना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से सोचना है। तो ये सारी बातें हमको वहां पर बताई है। और लेकिन विषय बड़ा होने के कारण यहाँ पर भी उन्होंने इसी प्रकार का बताया है कि इसी प्रकार से और भी बातें आप समझ सकते हैं। ये अतिदेश। इसके आगे आप देखेंगे सुश्रुत का, नेक्स्ट स्लाइड। अब जब ने हम प्रदेश देखा था, तो प्रदेश में क्या था, भूतकाल से वर्तमान काल में सीख मिलती है। यहाँ पर वर्तमान काल से हमको भविष्य काल में जाना है, कि प्रकृत से अनागत से साधनम अतिदेश, डिटर्मिनेशन ऑफ सम फ्यूचर इवेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट एक्शन। तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने लिखा है कि मान लो किसी पेशेंट को गैस हो रहा है, या किसी पेशेंट की वायु ऊपर की ओर जा रही है, तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को आगे फ्यूचर में उदावृत होने वाला है। या मान लो अगर प्रैक्टिस की बात करें, तो मान लो हमारे सामने कोई पेशेंट आता है जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन विबंध, तो हम उससे कल्पना कर सकते हैं कि विबंध वाला पेशेंट आगे चलकर अर्श में परिवर्तित एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। तो ये वर्तमान काल से आगे की बातों का अंदाजा लगाना, इसको बोलेंगे अतिदेश। आगे अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में अतिदेश कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अतिदेश हम, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर की घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाना, तो या ऐसा अजम्पशन या प्रेडिक्शन हम करते हैं हाइपोथेसिस में। हम पर्टिकुलर ड्रग का जब ट्रायल करते हैं, तब हम कुछ एजम्पशन लिखते हैं कि इस प्रकार से कार्य होगा या इस प्रकार से कार्य नहीं होगा। तो ये जो हम एजम्पशन करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। आप सभी लोग जानते हैं कि हाइपोथेसिस जनरली दो प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। इसके डिटेल में जाऊंगा नहीं। आगे नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अतिदेश तंत्र युक्ति का आपको प्रैक्टिस में इस्तेमाल क्या होगा, जैसे कि पूर्व रूप में ही व्याधि या किसी लक्षण से आगे चलकर पेशेंट को क्या होने वाला है। जैसे मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं मैं, जब मैं पीएचडी में था और डॉक्टर प्रसाद से भी मेरी बात होती थी, तो ये हमने कंक्लूजन निकाला है कि जिस जो भी पेशेंट आज आपके सामने आ रहा है, जिसको एसिडिटी यानी अम्ल पित्त का व्याधि है, लेकिन अगर वो क्रॉनिक है, तो आगे चलकर 2-4 सालों में उसको हाइपरटेंशन की व्याधि जरूर होगी। तो ये अगर आपको ये नॉलेज है, या आप यहाँ पर
ये नॉलेज लगाते हैं, मतलब आप लोग अतिदेश तंत्र युक्ति का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट, उद्देश्य। उद्देश्य और निर्देश दो प्रकार की तंत्र युक्ति आती है। कई बार आपको तंत्र युक्ति अगर याद रखनी है तो आपको जोड़ी जोड़ी में तंत्र युक्ति याद रखना अच्छा होता है। जैसे उद्देश्य और निर्देश इस प्रकार से रखेंगे याद और इस प्रकार से सीखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो उद्देश्य का मतलब होता है संक्षेप में कहना या शॉर्ट में कहना। जैसे पूरा आयुर्वेद जो होता है वो शॉर्ट में लिखा है, इसमें त्रिसूत्र आयुर्वेद, हेतु लिंग औषध। उद्देश्य का मतलब होता है कंसाइज स्टेटमेंट। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसका एप्लीकेशन कहाँ करोगे? अब ये अगर लाइव क्लास होती तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से मतलब इंटरेक्ट कर पाता, अगर आप सभी लोग मेरे सामने होते तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट हम लोग पूरा आर्टिकल लिखने के बाद में उसको कंसाइज करते हैं, कंसाइज कि शॉर्ट में रीडर को अपने आर्टिकल के बारे में आइडिया आ जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या क्या लिखते हैं कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, हमने रिसर्च कहाँ पे किया, कैसे किया, कब किया, कैसे किया, मतलब वो सब बातें लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। और यही शॉर्ट को हम लोग आगे आर्टिकल में डिटेल में लिखेंगे। तो उद्देश्य का मतलब होता है संक्षेप, और आगे नेक्स्ट तंत्र युक्ति आएगी निर्देश। तो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब कंसाइज। तो आयुर्वेद के जो भी चिकित्सा सूत्र है, अब चिकित्सा शास्त्र में आप देखेंगे कि हर व्याधि के चिकित्सा सूत्र बताए हैं, वो शॉर्ट में बताए। शॉर्ट में आपको शॉर्ट में चिकित्सा सूत्र याद करने हैं, लेकिन चिकित्सा करते समय आपको उनको डिटेल में जाना पड़ता है। तो चिकित्सा सूत्र को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर उद्देश्य तंत्र युक्ति लगाइए कि शॉर्ट में बताए हैं कि आपको वमन करना है, विरेचन करना है, अनुलोमन करना है, फिर कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, वो सारी बातें आएंगी निर्देश में। आगे नेक्स्ट तंत्र युक्ति निर्देश। पूर्व में जो कहा था शॉर्ट में, उसका डिटेल में वर्णन करना, यानी निर्देश। कंसाइज स्टेटमेंट को एम्पलीफाई करना, इसका मतलब होता है निर्देश। तो इसका तो सिंपल है रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि आगे नेक्स्ट, जो भी हमने आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखा था उसको पूरे आर्टिकल में बता देना, वही हम बोलेंगे निर्देश तंत्र युक्ति। आगे नेक्स्ट, प्रैक्टिस में पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना, डिटेल बात करना या डिटेल चिकित्सा करना, इसको हम बोलेंगे निर्देश। जैसे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में एक पैटर्न है अभी भी एग्जाम के लिए, हम लोग एक हमको शॉर्ट केस होता है, एक लॉन्ग केस होता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट केस को उद्देश्य बोल सकते हैं, कंसाइज, और लॉन्ग केस जो होता है उसको हम निर्देश बोल सकते हैं। यानी किसी भी बात को संक्षेप में कहना यानी उद्देश्य, और उसी का विस्तार करना यानी निर्देश होता है। तो जब हम आईपीडी में पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हमको डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, हर एक स्रोत का परीक्षण करना पड़ता है, प्रकृति, सार, सहनन। तो हम जब डिटेल में करेंगे तो उसको बोलेंगे निर्देश। नेक्स्ट, प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से आप किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहे, जो आपका विचार है, जो आपका प्लान है, वही उसका मतलब होता है प्रयोजन। जैसे आयुर्वेद की जो संहिताएं लिखी गई है, उनका मेन उद्देश्य या मेन प्रयोजन क्या है? धातु साम्यता लाना। प्रयोजन को हम बोलेंगे पर्पस। नेक्स्ट, प्रयोजन का सीधा सीधा कोरिलेशन हम कर सकते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल। तो आप जानते हैं कि एम्स ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। उसके लिए आपने ये भी पता होगा कि एक टर्म है स्मार्ट करके, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो प्रयोजन आपका यदि क्लियर है तो ही आप आगे सफल हो पाओगे। आगे प्रैक्टिस में भी यदि हमारे सामने कोई पेशेंट बैठा है तो पेशेंट को बात करने के बाद में, हिस्ट्री लेने के बाद में, यदि हमारा प्रयोजन तय होता है कि इसमें हम दीपन करेंगे, पाचन करेंगे, शमन करेंगे, शोधन करेंगे, तो पर्टिकुलर प्रयोजन हमको रखना पड़ता है, तभी हम आगे कुछ चिकित्सा कर पाएंगे। यदि हमारा प्रयोजन अपने क्लियर नहीं किया या अपना प्रयोजन खुद को ही हमने अपने आप को साबित नहीं किया तो हम आगे चिकित्सा उसकी ठीक तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर क्षेत्र में, हर कार्य में, कोई भी कार्य करने से पहले प्रयोजन क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट, उपदेश। उपदेश का मतलब उपदेश ही है, जो व्यवहार में बोलते हैं उपदेश, वही उपदेश का मतलब उपदेश है। उपदेशो इति आप्तानुशासनम एवं इति, जो जो अपने संहिताओं में
आप्तोपदेश दिए हैं कि इस प्रकार से खाना खाना चाहिए, इस प्रकार से नींद लेनी चाहिए, ये सारी जो बातें संहिता में कही है उन सबको हम बोल सकते हैं उपदेश है। कि पहले स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए, बाद में स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए, या दिन में नहीं सोना चाहिए, रात को जागरण नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं इसको बोलेंगे उपदेश। रिसर्च फील्ड में रिसर्च करने के लिए, पर्टिकुलर रिसर्च करने के लिए हमको गाइडलाइंस दी जाती है। उपदेश का मतलब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में लगा सकते हैं गाइडलाइंस। तो लास्ट संडे आपने थोड़े बहुत गाइडलाइंस देखे होंगे कि अगर आप रैंडमाइज ट्रायल्स करते हो तो आपके लिए गाइडलाइंस से कंसॉर्ट, अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हो तो आपके लिए गाइडलाइंस से स्ट्रोब। इसी प्रकार से अब यदि आप केस रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहते हो या आर्टिकल लिखना चाहते हो तो केयर करके गाइडलाइंस आती है। तो इन गाइडलाइंस के डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं, लेकिन उपदेश का मतलब होता है आपको कुछ पर्टिकुलर चीज में मार्गदर्शन करना। उसी प्रकार से रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी पर्टिकुलर विषय में गाइडलाइंस दी गई है। ये होता है चेक लिस्ट। नेक्स्ट, उपदेश एंड प्रैक्टिस। गुरु शिष्य परंपरा मैंने बस स्लाइड पे लिखा है। इसका मतलब होता है कि हम में से कई लोग अध्ययन पूरा करने के बाद में किसी वैद्य के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, उनके उपदेश सीखते हैं। इस व्याधि में इस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए, इस व्याधि में ये ड्रग नहीं देना चाहिए, इस व्याधि में ये पंचकर्म करना चाहिए। तो 2-3 साल सीखने के बाद में हम आंख बंद करके ऐसे पेशेंट में वो चिकित्सा करते हैं। तो हमने सीधे सीधे गुरुओं के उपदेश हम लागू करते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही आयुर्वेद का नॉलेज चलता आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो गुरु होगा तो ही हमें रास्ता, जैसे लोग कहते हैं कि किसी गुरु के अंडर नहीं सीखा तो प्रैक्टिस ठीक से कर नहीं पाता है। तो गुरु इसलिए जरूरी है कि गुरुओं के उपदेश हमको कहीं मिलेंगे नहीं और कहीं नहीं मिलते। उपदेश का होना बहुत जरूरी है। उपदेश का मतलब होता है उन्होंने उस चीज का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और वो आपको रेडीमेड उपदेश दे रहे, गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उनको फॉलो करना इतना ही हमारे हाथ में है बस। नेक्स्ट, उपदेश और अपदेश दोनों संतरयुक्त के साथ में आती है। उपदेश मतलब ऐसा करो ऐसा नहीं करो, अपदेश मतलब उसको जस्टिफिकेशन देना। यदि ऐसा नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, या ऐसा करना है तो क्यों करना है। अनेन कारणेन मतलब इस वजह से ऐसा नहीं करना है, इस वजह से करना है। जैसे हमको अगर बोला कि दिवास्वप नहीं करना चाहिए तो दिवास्वप क्यों नहीं करना चाहिए, कफ पित्त की वृद्धि होती है इसलिए दिवास्वप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का ये यदि मैं वाक्य बोलता हूँ तो वाक्य माना जाएगा अपदेश। या रात में जागरण करने से वायु की वृद्धि होती है इसलिए रात में जागरण नहीं करना चाहिए, यदि मैं ऐसा बोला तो वो हो जाएगा अपदेश। यानी जो भी बातें उपदेश में कही है उसको जस्टिफाई करना, उसको कारण देना, मतलब अपदेश। the reason for making a statement. नेक्स्ट, अपदेश। तो अपदेश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं डिस्कशन पार्ट में। कोई भी आर्टिकल में जब डिस्कशन पार्ट सबसे मेन होता है सब, क्योंकि आप रिसर्च आर्टिकल में यदि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो हम सभी लोग जब भी आर्टिकल लिखते हैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपको इंट्रोडक्शन तो कॉपी पेस्ट कहीं से मिल जाता है, मटेरियल मेथड मिल जाता है कॉपी पेस्ट, रिजल्ट आपको स्टडी में से निकल आते हैं। तो जहां पर भी कहीं आपको दिमाग लगाने की चीज है या आपको जहां सोचना है वो एक ही चीज है, वो डिस्कशन। क्योंकि आपने जो भी रिजल्ट दिए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दिए तो पॉजिटिव क्यों मिले, या तो निगेटिव रिजल्ट दिए तो निगेटिव रिजल्ट आपको क्यों मिले, उसका जस्टिफिकेशन आपको डिस्कशन पार्ट में देना पड़ता है। यानी यहाँ पर आपको उपदेश के लिए अपदेश देना ही पड़ता है, इस प्रकार की फाइंडिंग आपको क्यों मिली। तो अपदेश का डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है डिस्कशन के साथ में। नेक्स्ट, अपदेश इन प्रैक्टिस। आप यदि पेशेंट को पथ्य पथ्य बताते हो तो पेशेंट यही पूछेगा ना आपको ऐसा क्यों करना है। यदि आप पेशेंट को बोलते हो कि दही मत खाओ तो पेशेंट बोलेगा मैं तो रोज दही खाता हूँ, दही क्यों क्यों बंद करूं मैं, तो आपको पर्टिकुलर वहां पर कारण देना पड़ेगा। आप यदि पेशेंट को बोलते हो कि रात को जल्दी सोना है तो पेशेंट तो यही बोलेगा पूरी दुनिया आजकल लेट सो रही, मैं जल्दी क्यों सोऊं। तो हर पेशेंट के बात का आपने पेशेंट को जो भी उपदेश किया, यदि पेशेंट आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आपको उसका कारण देना पड़ेगा। आपने पेशेंट को जो भी समझा है कि हम आपके बीमारी में वमन करेंगे तो पेशेंट को ये समझाना पड़ेगा आपको कि वमन आपके व्याधि के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसका मतलब होता है जस्टिफिकेशन देना, अपनी बात को प्रूव करना। अपदेश, अर्थापत्ति। इसको बोलेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइंस। यदि आपको पता होगा तो मतलब संहिता में
कुछ बात कही होती है, उसके ऊपर से हमको कुछ और भी समझ में आ जाता है। When the sense of a sentence, though not specifically mentioned, can yet directly presumed or deducted। मतलब जैसे हम अपने को जैसे लिखा रहता है कि कोई आदमी कहता है कि मैं रात को सोता नहीं हूँ, तो इसका मतलब उदाहरण के चरक संहिता में ये उदाहरण दे, कोई आदमी अगर यदि कहता है कि मैं रात को सोता नहीं हूँ, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये दिन में जरूर सोता होगा, क्योंकि बिना सोए आदमी तो रह नहीं सकता। तो अर्थापत्ति मतलब जो बात एक आदमी ने कही है उसकी उसी बात से कुछ और बात समझना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, या जितना कुछ कहा गया है उससे कुछ और अधिक समझना। आगे अर्थापत्ति इन प्रैक्टिस, तो ये तंत्र युक्ति आपको खास करके काम आएगी प्रैक्टिस में, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट तो कॉमन मैन होता है, लेमैन होता है, जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा तो वो जवाब कभी देता नहीं है। तो पेशेंट जो भी जवाब दे रहा है उसके जवाब से आपको क्या अलग अलग हिस्ट्री निकल आती है, ये आपको निकालना बताना पड़ता, पूछना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स जो होते हैं आप पेशेंट्स को डायरेक्टली पूछ नहीं सकते। जैसे मान लो आपको पेशेंट की हिस्ट्री भरनी है या पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा भरना है, तो सबसे पहले लिखा रहता है मैरिड, अनमैरिड, विडो या डिवोर्स। मान लो अब यदि आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछना है कि आपके हस्बैंड है या नहीं है, आप ऐसा डायरेक्ट सवाल पेशेंट को कभी नहीं पूछ पाओगे, तो आपको इसको थोड़ा घुमा के पूछना पड़ता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो ये सवाल से आपको जवाब तो वही मिलने वाला है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछना पड़ता है। इसी प्रकार से पेशेंट कुछ बातें अपने आप से बोलेगा, उसको उससे आपको कुछ और मतलब निकालना पड़ता है। तो ये अर्थापत्ति होती है। अर्थापत्ति यानी वही बोलेंगे कि व्यवहार ज्ञान, जनरल नॉलेज। नेक्स्ट पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष थोड़ा मैंने जैसे बताया था उपदेश में, पूर्व पक्ष यानी आक्षेप पूर्वक प्रश्न, पूर्व पक्ष आस्किंग क्वेश्चन विथ अपरेंट ऑब्जेक्शन। जैसे हम मतलब नेक्स्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। पूर्व पक्ष यानी रिसर्च प्रॉब्लम्स, यानी पूर्व पक्ष यानी किसी भी विषय के ऊपर शंका उपस्थित करना। तो रिसर्च तभी पॉसिबल है जब आपको कुछ आपके मन में क्वेश्चन आता है। यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है तो आप रिसर्च कभी नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग पीजी में थे तो हमको बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना ही अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब रिसर्च में कौन सा विषय ले, रिसर्च प्रॉब्लम क्या ले, क्योंकि जिसके मन में प्रॉब्लम होगा तभी तो वो रिसर्च करेगा। अदरवाइज अगर सब कुछ साफ साफ दिया है तो आदमी रिसर्च क्यों करेगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। पूर्व पक्ष को हम लोग डायरेक्टली रिसर्च प्रॉब्लम से कुरेट कर सकते हैं, या फिर जब भी हम अपना आर्टिकल पब्लिश होने के लिए किसी जर्नल में सबमिट करते हैं तब वो पीयर रिव्यू के दरमियान उसमें क्वेरीज आती है, उसको हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, या आपने ये बात कही है तो क्यों कही है। तो आक्षेप पूर्वक प्रश्न, पूर्व प्रश्न यानी किसी चीज पर ऑब्जेक्शन लेना। तो ऑब्जेक्शन यानी क्वेरीज रेज करना। तो रिसर्च आर्टिकल में जो क्वेरीज आती है उसको हम पूर्व पक्ष कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पूर्व पक्ष इन प्रैक्टिस, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम पेशेंट के सामने बैठते हैं, पेशेंट कई सारे सवाल पूछता है हमको, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ये क्यों नहीं खाना है, वो क्यों नहीं खाना है। तो ये सारों को हम बोलेंगे पूर्व पक्ष। पेशेंट के जो भी सवाल आते हैं उनको बोलेंगे पूर्व पक्ष। तो ये क्वेरीज आपको आंसर देने ही पड़ते हैं। ये क्वेरीज के आंसर देने को बोलेंगे हम लोग निर्णय। तो यहाँ पर भी जोड़ी हो गई, पूर्व पक्ष यानी क्वेश्चन करना, निर्णय यानी पूर्व पक्ष के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना। तस्य विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम या तस्य उत्तरम, या पूर्व पक्ष में जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, मतलब निर्णय। नेक्स्ट स्लाइड। निर्णय मतलब ऑथर्स रिप्लाई। तो अगर हमको आर्टिकल में कुछ क्वेरीज आते हैं, रिव्यूअर द्वारा कुछ कमेंट्स या कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं, तो उन सभी क्वेरीज का अच्छे से आंसर देना अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, ऑथर को रिप्लाई देना, इसी को हम निर्णय कहेंगे। आगे प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है रिपीटेशन। आपने एक बार कही हुई बात को यदि आप दोबारा कहते हैं, संहिता में भी यही बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कोई एक श्लोक एक बार आया है, दोबारा फिर से आया है,
तीन बार मतलब जैसे कि जो त्रिविध हेतु है, काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ, जो अयोग, अतियोग, मिथ्या योग है, ये श्लोक जनरली सूत्रस्थान के पहले अध्याय में भी आता है। ये श्लोक अपने को शारीर स्थान के पहले अध्याय में भी आता है, और फिर से ये श्लोक विमान स्थान में भी आ जाता है। तो ये प्रसंग मतलब क्या होता है कि कंटेक्स्ट आता है या कंडीशन कभी ऐसी बनती है कि उस श्लोक का रिपीटेशन करना जरूरी होता है। तो पुनर्अभिधानम, कुछ विषय आने के कारण हम पुनः कहते हैं। रिसर्च, रिसर्च में जनरली हम जो भी बातें कहते हैं डिस्कशन में या इंट्रोडक्शन में या इसमें, तो कई बार हमको रिपीट करना पड़ता है कंक्लूजन में वही बातें। हाइपोथेसिस अगर अपना सही प्रूव हुआ तो हाइपोथेसिस का हम रिपीट कर लेंगे, वही अपना कंक्लूजन बन जाएगा। तो रिपीटेशन मतलब प्रसंग, और रिपीटेशन जनरली हम करते हैं कंक्लूजन में या डिस्कशन में। आगे एकांत, एकांतो नाम यद अवधारणे न उच्यते, निश्चय पूर्वक या विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बात कही जाती है उसको बोलेंगे एकांत। कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, मदन फल वमन करता है, तीव्रत विरेचन करता है, ये जो भी बात हम निश्चय के साथ कहेंगे उसको बोलेंगे एकांत। सर्टनिटी, एकांत मतलब हम उस बात पे सर्टन है। जैसे कि सेम टू सेम हम कंक्लूजन में बोलते हैं, कंक्लूजन अपना पिन पॉइंट होना चाहिए, श्योर होना चाहिए। कंक्लूजन में कभी भी कैन, मे ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए। दिस कैन बी अंडरस्टूड, दिस मे बी अंडरस्टूड, इस प्रकार के हम सेंटेंस कंक्लूजन में कभी नहीं लिखते, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो एक सर्टन सेंटेंस होता है, एक श्योर अपने को सेंटेंस लिखना पड़ता है कि हमारे आर्टिकल का ये कंक्लूजन है। तो वहां हम अपने बात पर निश्चित होने चाहिए। नेक्स्ट आगे, अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है सीधा सीधा अपवाद यानी एक्सक्लूजन। कि साकल्येन उद्दिष्टस्य एक देशापकर्षणम, जैसे मतलब कोई बात में कहे कि ये पर्टिकुलर चीजें बता दी, बाद में एक वस्तु को बाहर निकालना, एक्सक्लूड करना। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया है कि अस्वेद्याय विषोपशिष्टा, यानी विष चिकित्सा में स्वेदन नहीं करना चाहिए। लेकिन अपवाद के तौर पर क्या बताया है, कीट विष, कीट विष की चिकित्सा में आप स्वेदन कर सकते हैं। यानी पहले क्या बताया कि विष चिकित्सा में स्वेदन नहीं करना है, लेकिन अपवाद में बताया कि कीट विष में कर सकते हैं। तो जहां पर भी अपवाद बताया गया है वहां पर अपवर्ग तंत्र युक्ति लागू हो जाती है। एक्सेप्शंस, अब ऐसे एक्सेप्शंस रिसर्च में कहां पे आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते समय, जैसे मान लो कि आप पर्टिकुलर किसी भी एक व्याधि पर रिसर्च करने वाले हैं, जैसे कुष्ठ पर आप रिसर्च करने वाले हो, तो आप कमेंट कर दें कि हम कुष्ठ के सभी पेशेंट लेंगे, एक्सेप्ट जो 18 साल के नीचे है वो नहीं लेंगे, या जो 60 साल के ऊपर है वो नहीं लेंगे। तो एक बार आप कहते हैं कि हम सभी पेशेंट लेंगे लेकिन इनको छोड़कर, तो जहां पर सब कुछ कहने के बाद किसी चीज को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपवर्ग। तो इट डायरेक्टली कोरिलेट्स विथ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जनरली हम क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, एज उसमें फैक्टर होता है, जेंडर होता है, स्टेज ऑफ डिसीज, क्योंकि ज्यादा क्रॉनिक डिसीज रहेगा तो भी हम एक्सक्लूड करते हैं, या प्रेजेंस ऑफ अदर कंडीशन, जनरली हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपरटेंशन रहेगा तो भी पेशेंट को एक्सक्लूड करते हैं स्टडी से। आगे, अपवर्ग इन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में एग्जाम्पल तो मैंने दिया है, आपको समझ जाना चाहिए। प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे आप पेशेंट को बोलते हैं कि आप सभी सब्जियां खा सकते हो बस इसको छोड़कर, आप सभी फल खा सकते हो बस केला नहीं खाना है। तो इस प्रकार से जो भी आप बात करते हो पेशेंट के साथ, तो वो एक प्रकार का अपवर्ग ही है। आप कुछ छूट देकर फिर एक चीज को बाहर निकालते हो, तो वो होता है अपवर्ग। क्योंकि पेशेंट तो आजकल पथ्य पथ्य तो जरूर पूछता है, और पथ्य पथ्य बताते समय अगर हमने सब कुछ उसको अपथ्य बता दिया तो पेशेंट फिर पूछता है कि फिर मैं खाऊं क्या। तो इसलिए हमको बोलते समय ही बोलना पड़ता है कि इन इन चीजों को खाना है, इन इन चीजों को छोड़ना है। तो जो जो आपको एक्सक्लूड करना है वो होता है अपवर्ग। नेक्स्ट, विपर्यय, विपर्यय का मतलब होता है विपरीत। विपर्ययो नाम अपकृष्टात् प्रदीपोदाहरणम, या यत्र अभिहितम तस्य प्रतिलोम्यम, जो भी बात अपने सामने रखी गई है उससे
विपरीत बात भी अपने को समझ में आती है। हालांकि इसका थोड़ा मीनिंग जो है थोड़ा अर्थापत्ति से मिलता जुलता है, लेकिन अर्थापत्ति से एक बात से हम दूसरी कोई भी बात सोच सकते थे। विपर्य में कैसा है, एक बात अगर कही जाती है तो बराबर उसकी उल्टी बात हमको समझ में आती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा है कि कृषि व्यक्ति जो होते हैं वो चिकित्सा करने के लिए मुश्किल होते हैं। तो इसके अपोजिट हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति दृढ़ होते हैं, जो व्यक्ति बलवान होते हैं, वो व्यक्ति चिकित्सा करने के लिए सुलभ होते हैं। तो बात तो हमने उसके एकदम उल्टी समझी, एकदम विपरीत समझी। तो स्टेटमेंट फ्रॉम विच अपोजिट मीनिंग इज एज्यूम्ड, रिसर्च में क्या है, रिसर्च में ऐसी बात कहां पर आती है कि जहां पर दो चीजें आपस में ही एक दूसरे के विपरीत होती है, जैसे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और देखा जाए तो इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये भी चीजें आपस में विपरीत होती है। जैसे आपने अगर इंक्लूजन क्राइटेरिया बता दिया तो हम सामने वाला अपने आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया समझ जाएगा। जैसे आप अगर आपने बता दिया कि पेशेंट्स बिटवीन 18 to 60 ईयर्स आर इंक्लूडेड, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में अपने आप ये पता चल जाएगा कि पेशेंट्स बिलो 18 एंड अबव 60 आर एक्सक्लूडेड। तो एक बात से दूसरी बात समझना, लेकिन विपरीत समझना, ये इसको बोलेंगे विपरीत तंत्र युक्ति। प्रैक्टिस में तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल इसका करते हैं हम लोग कि जैसे हमारे सामने पेशेंट यदि आ जाए तो पेशेंट को सीधे सीधे हम पूछते हैं कि आपकी तकलीफ जो है वो किस चीज से तकलीफ बढ़ती है, क्या खाने से तकलीफ बढ़ती है, या क्या खाने से आपको समस्या ज्यादा होती है। तो जो भी उसके निदान बताएंगे उसी के विपरीत अपने को चिकित्सा करनी है। तो निदान यदि हमको पता चलते हैं तो निदान के विपरीत चिकित्सा करनी है, या उसी प्रकार से यदि हमको पेशेंट के दोष पता चल जाए तो दोषों के विपरीत हमको चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट आता है विधान। विधान का मतलब होता है सीक्वेंशियल या ऑर्डर लगाना, किसी भी चीज का करेक्ट ऑर्डर लगाना। प्रकरण अनुपूर्व्य अभिहितम विधानम, डिस्क्रिप्शन इन करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट साइंटिफिक राइटिंग। तो साइंटिफिक राइटिंग मतलब हमको जो भी चीज हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जो भी हमारे पास आर्टिकल्स है, जो भी हमारे पास पास्ट डेटा है, या अभी अगर हम लोग मान लो रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमारे पास जो भी 30-40 आर्टिकल है तो उन सभी का हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ता है कि इस आर्टिकल के विषय में इस ऑथर ने ये बात कही थी, उस आर्टिकल के विषय में उस आर्टिकल ने ये बात कही थी। तो जो भी हम क्रम से लगाएंगे, ऑर्डर से लगाएंगे, वहां पर हम उसको लगाएंगे विधान तंत्र युक्ति। प्रैक्टिस में जैसे भी आप यदि आपने हिस्ट्री पेशेंट की ली होगी तो आपको यही कहा जाता है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है वो आप सिम्टम्स जो होते हैं आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। इससे ये समझ में आता है कि शुरुआत किस सिम्टम से हुई थी और आगे चलते चलते कौन से सिम्टम उसको डेवलप हो गए। तो क्रम का यहाँ पर बहुत क्रम से लिखना या क्रम से समझना बहुत जरूरी है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। डॉक्टर प्रसाद, हेलो डॉक्टर प्रसाद। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, स्लाइड कौन चेंज कर रहा है? स्लाइड्स मीसा है सर। स्लाइड मी जे बोलते ती स्लाइड सोडून पुढची स्लाइड नका दाखवू मग. ओके ओके सर, सॉरी। एक मिनिट हा. हॅलो, हाँ येतोय आवाज कंटिन्यू. सर. हा, कंटिन्यू करू. हो सर. हाँ, नेक्स्ट अनुमत. अनुमत मतलब एकीय मतस्य अनिवार्येन अनुमनम या परमतम अप्रतिषिद्धम, मतलब किसी दूसरे के मत को भी
मान लेना, दूसरे के मत को भी ग्राह्य कर लेना। अप्रूवल टू अदर्स ओपिनियन आल्सो विदाउट अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट, अनुमत का मतलब हमने देखा कि अप्रूवल। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे रिसर्च में अप्रूवल तो हमको जरूर लेना पड़ता है। जैसे कोई भी हम लोग प्रपोजल रखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, हमको आईसी कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी। यदि वो अप्रूव करती है तो ही हम आगे बढ़ते हैं। या यदि हम अपना स्टडी शुरू करते हैं तो हमको पेशेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। यदि पेशेंट की इच्छा है पर्टिकुलर स्टडी में शामिल होने की तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी इनफॉर्म कंसेंट या आईसी अप्रूवल, ये जो भी चीजें हैं इसको हम अनुमत तंत्र युक्ति के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में हमने कई बार देखा है कि डॉक्टरों में यूनिटी नहीं होती है। जब भी एक पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो दूसरा डॉक्टर बोलेगा उस डॉक्टर को कुछ आता नहीं है, उसके पास मत जाया करो, मेरे पास आओ। तो ये जो परंपरा है ये परंपरा अच्छी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि यदि गुड प्रैक्टिस हम करते हैं, अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो यदि हमको पेशेंट को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पेशेंट को हम सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं। और यदि वो डॉक्टर हमको कुछ ओपिनियन देता है तो उस ओपिनियन को भी हम लोग ग्राह्य करते हैं या मान लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे अनुमत। यानी दूसरे किसी के ओपिनियन को, दूसरे किसी के मत को मान लेना, इसको बोलेंगे अनुमत। या कई बार आजकल हम देखते हैं प्रैक्टिस में कि अपने पास पेशेंट जो होता है ऑलरेडी एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाके आया हुआ होता है। सो ऑलरेडी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या थायराइड ऐसी बीमारियां उसको वो डायग्नोस हुआ रहता है। तो हम वो सारे रिपोर्ट्स या उनके सारे डॉक्टर्स के कंसल्टेशन को मान लेते हैं और फिर आगे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो दूसरे की बात को मान लेना, इसको बोलेंगे अनुमत। आगे, व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब होता है कि तंत्रे अतिशयोपवर्णनम व्याख्यान। किसी चीज के बारे में सभी एंगल से ज्यादा मात्रा में वर्णन करना, अतिशय वर्णन करना, उसको बोलेंगे व्याख्यान। फर्निशिंग अ स्टेटमेंट इन डिटेल्स, किसी भी विषय पर प्रचुर मात्रा में, या जैसे हम लोग मान लो ऐसे राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग, तो उस पर्टिकुलर विषय में अधिक मात्रा में वर्णन करते हैं तो उसको बोलेंगे व्याख्यान। आगे, तो जनरली लिटरेरी रिव्यू या लिटरेचर स्टडी में ये मेथड अपने को काम आती है, या इस तंत्र युक्ति का उपयोग होता है कि जहां पर हमको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन डिटेल, उसके डिफिनेशन, टाइप्स, एवरीथिंग, हमको सभी कुछ कवर करना पड़ता है। तो अतिशय ज्यादा मात्रा में, अतिशय विस्तार से वर्णन करना पड़ता है, इसको बोलेंगे हम लोग व्याख्यान तंत्र युक्ति। आगे, व्याख्यान। प्रैक्टिस में व्याख्यान का मतलब होता है डिटेल काउंसलिंग। ये इसलिए मैंने रखा है कि कई बार किसी पेशेंट को हम लोग ज्यादा डिटेल में काउंसलिंग करना पड़ता है, ज्यादा अच्छे से समझना पड़ता है। या खास करके जो भी मानस रोग होते हैं वहां पर हम सिर्फ 5-10 मिनट की काउंसलिंग वहां पर लागू नहीं होती। तो वहां पर अतिशय ज्यादा मात्रा में उससे बात करनी पड़ती है, अतिशय ज्यादा मात्रा में उसको पूछना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। तो जहां पर भी विस्तार से वर्णन करना है अतिशय मात्रा में, वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हम व्याख्यान तंत्र युक्ति का उपयोग कर रहे हैं। आगे, संशय। संशय का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है डाउट, किसी भी चीज के ऊपर डाउट क्रिएट करना। तो इसकी व्याख्या में लिखा है कि उभय हेतु दर्शनम। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखा है कि तलर हृदय मर्म पर यदि आघात होता है तो प्राण चले जाते हैं, लेकिन अगर हाथ काटा जाए तो प्राण नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो संशय उत्पन्न होता है वो जेन्युइन है। मतलब कि संशय जो भी होता है कि दोनों हेतु दिखते हैं अपने को, हम किसी पर्टिकुलर चीज पर सर्टन नहीं हो पाते, अनसर्टन हो जाते हैं कि ऐसा भी है वैसा भी है। नेक्स्ट, संशय। संशय को हम लोग जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोरिलेट कर सकते हैं बायस के साथ में। बायस मतलब इम्पार्शियल, यानी हम लोग किसी भी चीज में ट्रांसपेरेंट न होना, ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं, दोनों बातें करते हैं। तो जनरली आपको बायस के टाइप्स पता होंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखे हैं, रिकॉल बायस, सिलेक्शन बायस इत्यादि। तो बायस मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं होना, मन में कुछ संशय होना। आगे प्रैक्टिस में,
बायस संशय का देखा जाए तो प्रैक्टिस में पेशेंट के मन में कई सारे संशय होते हैं, कई सारे फैक्ट होते हैं, कई सारे बिलीफ होते हैं। उन पेशेंट के डाउट को हमको क्लियर करना पड़ता है। यदि हम पेशेंट को पर्टिकुलर कोई चीज बता दे कि आप ऐसा मत करो, तो पेशेंट तो हमको यही बोलेगा कि वो दूसरे बाकी लोग भी यही चीज कर रहे हैं, उनको तो बीमारी नहीं हुई, मुझे कैसे हो गई। तो ये हो गए पेशेंट का डाउट इस प्रकार से कि यानी ये पर्टिकुलर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लो कॉमन उदाहरण बता दो आपको कि रात को दही मत खाओ। यदि पेशेंट ने ऐसा बता दिया कि साउथ इंडियन लोग तो जनरली रोज रात को दही खाते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे दही मना क्यों कर रहे हैं आप। तो ये दोनों हेतु यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि यदि आपने पेशेंट को कहा कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी दही खाने से हुई है, तो पेशेंट आपको दोनों हेतु बता देगा कि दही खाने से देखो वो लोग बीमार तो नहीं हो रहे, तो मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर आपको क्या जस्टिफाई करना है, कैसे जस्टिफाई करना है पेशेंट के डाउट को, यहाँ पर आपको विचार करना पड़ता है। तो संशय उत्पन्न करना। नेक्स्ट, अतीतावेक्षण और अनागतावेक्षण। अतीतावेक्षण मतलब पीछे जाना और अनागतावेक्षण मतलब आगे जाना। तो संहिताओं में कई बार चिकित्सा शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि इस बात का हमने सूत्रशास्त्र में उल्लेख किया था। जब ऐसे पीछे जाने की बात कहेंगे तब उसको बोलेंगे अतीतावेक्षण, या अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अतिक्रांतावेक्षण ऐसा बोलेंगे उसको। और जहां कहीं पर आगे जाने की बात करेंगे, यानी सूत्र स्थान में अगर कोई बात चल रही है और वहां पर मान लो संहिता में ऐसा लिखा है कि इस बात को हम चिकित्सा स्थान में डिटेल में बताएंगे आगे जाके, तो इसको बोलेंगे अनागतावेक्षण, यानी भविष्य में आने वाली चीज। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसका डायरेक्ट कोरिलेशन मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं अनागतावेक्षण को हम कर सकते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, यानी पीछे जाना। और अनागतावेक्षण को अति सॉरी, पीछे वाली स्लाइड लेना, 1 मिनट। पीछे पीछे पीछे, बैक बैक। तो अतीतावेक्षण का कोरिलेशन हम कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी से, यानी हमारे पास जो भी डेटा उपलब्ध है पीछे वाला, 10 साल पहले वाला, 15 साल पहले वाला, उसके ऊपर से यदि हम कुछ आर्टिकल बनाए तो वो हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। या अनागतावेक्षण, अनागतावेक्षण मतलब हमारे पास फ्यूचर में क्या डेटा आ सकता है, या फ्यूचर में क्या डेटा आएगा, या फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, उस विषय पर यदि हम कुछ करते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी, उसको बोलेंगे अनागतावेक्षण। आगे, स्वसंज्ञा। स्वसंज्ञा यानी तंत्रकार ने या किसी आचार्य ने अपने पर्टिकुलर ग्रंथ में कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज किया हो, जो मान लो बाकी संहिताओं में, बाकी ग्रंथों में अगर नहीं दिखता है, तो उसको बोलेंगे स्वसंज्ञा। तो उसको बोलेंगे सर्टन टेक्निकल टर्म्स विच आर जनरली नॉट फाउंड एल्सवेयर। जैसे कि आचार्य चरक ने संज्ञा को इस्तेमाल किए जेनताक या होलाक, और आचार्य सुश्रुत ने शायद कुछ बताया कि मिथुन शब्द करके बताया है। तो ये सारे शब्द अपने को बाकी संहिता में, बाकी आयुर्वेद में कहीं नहीं मिलते, इनको बोलेंगे स्वसंज्ञा। तो स्वसंज्ञा रिसर्च में कहाँ आता है, नेक्स्ट स्लाइड। तो रिसर्च में जब भी हम कुछ ट्रायल ड्रग बनाते हैं तो उसको हम एक नया नाम देते हैं, स्पेशल कुछ स्पेशल नाम देते हैं कि वैसा नाम अपने को बाकी जगह कहीं नहीं मिलता है, या कुछ नया नाम देते हैं। तो ये अपनी खुद की टर्म होती है, या खुद की टर्मिनोलॉजी होती है। तो इसको हम स्वसंज्ञा के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। आगे प्रैक्टिस में स्वसंज्ञा काफी देखा जाता है। जैसे जो भी वैद्य अपनी दवाइयां खुद बनाता है, वो अपने योगों को नाम भी खुद ही देता है, संहितोक्त तो नाम नहीं देता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि रसपाचक योग, रक्तपाचक योग, इस प्रकार के योग मिलते हैं। संहिताओं में ऐसे योगों का नाम कहीं नहीं है। तो ये प्रैक्टिशनर्स ने, वैद्यों ने खुद दिए हुए कल्प है। या जिस प्रकार से, या तो अभी हम आजकल देखते हैं कि डायबिटीज के लिए डायबेकॉन आ गया है, या बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल दवाई निकाली थी। तो ये जो सारे टर्म्स है, ये स्वसंज्ञा बोल सकते हैं, उस आदमी ने या उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद की टर्म इस्तेमाल की है वहां पर। नेक्स्ट, उह्य। उह्य यानी यद अनिबद्धम ग्रंथे प्रज्ञया तर्कत्वेन उपदिश्यते, मतलब जो बात ग्रंथ में नहीं कही है उसको अपनी बुद्धि से समझ लेना। The things which are not directly mentioned in the classics are to be understood by own power of discretion। यानी इसका ज्यादातर इस्तेमाल
हमको शायद करना पड़ता है आज के जमाने में प्रैक्टिस में, क्योंकि उस समय ग्रंथकार ने जो भी बीमारियां, जो भी व्याधि चिकित्सा में बताए थे, वो व्याधि आजकल अपने को देखने नहीं मिलते। उसकी जगह कुछ नए नए व्याधि आ गए हैं। तो उस व्याधि में किस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए, इसमें हमको अपनी बुद्धि को लगाना पड़ता है। आगे नेक्स्ट, उय। उय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम रिसर्च आर्टिकल में करेंगे डिस्कशन पार्ट में, जहां पर सोचना पड़ता है, जहां पर रीजन करना पड़ता है, जहां पर जो बात किसी आर्टिकल में नहीं है, जो बात या क्लासिक में नहीं है, टेक्स्ट में नहीं है, वो बात हमको समझ के सोच के वहां पर लिखनी पड़ती है। तो उय यानी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ नई बात सामने लाना, उसको बोलेंगे उय। और डिस्कशन पार्ट में आर्टिकल के सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट, प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने कहा, अनुक्त व्याधि चिकित्सा, जैसे जो व्याधि आचार्य चरक या सुश्रुत में बताई नहीं है, अगर ऐसी व्याधि हमारे सामने आ गई, फॉर एग्जाम्पल थायराइड, तो थायराइड की चिकित्सा कैसे करनी है, तो ये हमको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऊह्य तंत्र युक्ति का। या मान लो कि कुछ नए निदान आ गए, जो निदान उस जमाने में नहीं थे, आज के जमाने में है, तो ये पर्टिकुलर निदान किस प्रकार से कौन से दोषों का प्रकोप करेंगे, ये हमको समझने के लिए जो बुद्धि हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं ऊह्य तंत्र युक्ति। नेक्स्ट, समुच्चय। समुच्चय यानी कॉम्बिनेशन, इदम च, ये भी और वो भी, जहां पर भी ग्रुपिंग किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर कोई कल्प बना है, तो कल्पों में हम बोलते हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जहां पर च का इस्तेमाल होगा श्लोक में, वहां पर समुच्चय तंत्र युक्ति लगाई जाती है या समुच्चय तंत्र युक्ति होती है। इसको बोलेंगे कलेक्शन। आगे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जहां पर भी हम कई डेटा का कलेक्शन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वहां पर हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर समुच्चय तंत्र युक्ति का इस्तेमाल किया है, यानी डेटा को ग्रुपिंग करना, साथ में लाना, कंबाइन करना। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। जैसे प्रैक्टिस में भी हम कई सारे कल्प जो नहीं होते, जैसे मान लो कोई नया वैद्य प्रैक्टिस करता है और उसके सामने यदि कोई पेशेंट आ जाए दौर्बल्य का या क्षय का, तो हम किस प्रकार से योग बनाते हैं, मतलब जैसे खुद योग बनाने हो, तो हम सोचेंगे पेशेंट के धातु क्षय है, तो हम अश्वगंधा लेंगे, शतावरी लेंगे, बला लेंगे, कपिकच्चू लेंगे। तो एक अब हम अपने मन से कुछ ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, साथ में जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको बोलेंगे समुच्चय। या समुच्चय का और एग्जांपल बताया जाए तो जैसे कुष्ठ व्याधि है, कुष्ठ व्याधि में हमको समुच्चय के साथ चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब सिर्फ एक चिकित्सा से काम नहीं चलता है, जहां पर वमन भी करना पड़ता है, विरेचन भी करना पड़ता है, रक्त मोक्षण नस्य, तो 15-15 दिन के अंतराल में, 3 महीने के अंतराल में या 6 महीने के अंतराल में, समुच्चय के साथ में अपने को ये सारी चिकित्सा करनी पड़ती है। नेक्स्ट, विकल्प। जहां पर समुच्चय मतलब कॉम्बिनेशन था, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, इदम व, या तो ये या तो वो। समुच्चय में ये भी और वो भी था, यहाँ पर मतलब होगा या तो ये या तो वो, इसका मतलब है विकल्प। आगे, विकल्प मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो उदाहरण के तौर पर जो मैंने लिखा है कि जैसे कि आम की चिकित्सा है, तो आम की चिकित्सा में जनरली आप लंघन भी कर सकते हो या पाचन भी कर सकते हो, या लंघन पाचन दोनों कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिसीज, ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो जहां पर कहीं आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो, उसका मतलब वहां पर आपको विकल्प दिया गया है। तो ये सीधा सीधा विकल्प यानी ऑप्शन। तो हम जनरली इन सभी तंत्र युक्तियों का इस्तेमाल तो अपने प्रैक्टिस में करते रहते हैं। नेक्स्ट, निदर्शन। निदर्शन का मतलब होता है एग्जाम्पल या दृष्टांत। तो ऐसा दृष्टांत जो मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आए और बुद्धिमान व्यक्ति को भी समझ में आए, तो जो कॉमन मतलब हो, दोनों को समझ में आए, इस प्रकार का एग्जाम्पल देना, उसको बोलेंगे निदर्शन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल। तो ये जनरली पेशेंट को तो अपने को एग्जाम्पल देने ही पड़ते हैं। तो जैसे क्लासिक में भी अपने को, जैसे चरक निदान स्थान में जहां पर प्रमेय अध्याय है, वहां पर प्रमेय किस प्रकार से होता है, तो इसका श्लोक में भी एग्जाम्पल दिया है।
यथा नीड द्रुमई अंडजा करके एग्जाम्पल श्लोक में दिया है कि किस प्रकार से प्रमेय मतलब होता है, या मूत्राशमरी होती है। मूत्राशमरी के लिए भी अपने को लिखा है कि किस प्रकार से मिट्टी में यदि पानी डाला है और क्लेद हो गया, और क्लेद यदि धूप से या वायु से सूख गया तो उसका पत्थर बन जाएगा। तो पेशेंट को भी अपने को इस प्रकार से एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारी बीमारी हुई है। तो जो कॉमन पीपल के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए दोनों को जो एग्जाम्पल काम में आए उसको बोलेंगे निदर्शन। नेक्स्ट, या एक मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर साध्य असाध्य व्याधि। जिस प्रकार से मान लो हम पेशेंट को कभी कभी समझाते हैं कि आपकी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, जल्दी ठीक नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम पेशेंट को समझाते हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ें, जितना पेड़ पुराना हो जाए उतनी उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है और उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से हम बीमारी का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से आपकी व्याधि जो है वो शरीर में दूर दूर तक फैली है और ये ठीक से मतलब जल्दी से ठीक नहीं होगी। नियोग, नियोग मतलब अवश्य करना है। जैसे आपको इसके पहले एक तंत्र युक्ति आई थी उपदेश, ऐसा करना है, लेकिन ऐसा ही करना है जहां पर आपको मस्ट किया जाएगा, मस्ट कीदम एवं कर्तव्यम, ये पर्टिकुलर चीज करनी ही है। जहां पर आपको स्ट्रेस दिया जाएगा वो हो जाएगा नियोग, एम्फेसाइज, एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो उपदेश जैसा ही है ये, लेकिन उपदेश में कैसा था, आप फॉलो कर सकते अथवा नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा है कि नियोग में आपको यू मस्ट फॉलो, यहाँ पर आपको नेसेसिटी है या कंपल्सन है आपको। नेक्स्ट, तो चिकित्सा में क्या क्या चीजें हम पेशेंट को बोलते कि यह आपको करना ही है। जैसे यदि हमने पेशेंट का शोधन किया तो उसको संसर्जन क्रम का पालन करना ही है, जरूरी है। अदरवाइज जो भी शोधन के फायदे है वो नहीं मिलेंगे, शोधन का लाभ नहीं मिलेगा। तो संसर्जन क्रम आपको पेशेंट को बोलना पड़ता है कि ये आपको जरूर करना है, गर्म पानी ही पीना है। या पर्टिकुलर चीज यदि हमने दी, यदि हम पेशेंट को घृत देते हैं खाने में, घी, तो उसको हमको कहना पड़ता है कि आपको इसके ऊपर गर्म पानी ही पीना है। यदि ठंडा पानी पीते हैं तो अग्निमंद या अजीर्ण की कंडीशन हो सकती है। और साथ में पथ्य पथ्य के लिए भी हमको सेम बोलना पड़ता है कि ये आपको खाना ही है, ये आपको छोड़ना ही है। तो जहां पर भी आप स्ट्रेस लेके बहुत बात करते हैं वहां पर होती है नियोग तंत्र युक्ति। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रत्युत्सार और उद्धार। प्रत्युत्सार मतलब किसी दूसरे की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना, और उद्धार मतलब किसी दूसरे की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करके अपनी खुद की बात रखना या खुद की स्टेटमेंट रखना। तो परमत निवारणम मतलब प्रत्युत्सार, और परपक्ष दूषणम कृत्वा स्वपक्ष उद्धरणम मतलब उद्धार हो गया। ये सिंपल है समझने में। नेक्स्ट, संभव। संभव का नाम है यद यस्मिन उत्पद्यते स तस्य संभव। सो द प्लेस ऑफ ओरिजिन और द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ और मैनिफेस्टेशन मतलब जो चीज जहां से उत्पत्ति होती है, जहां जहां से उत्पत्ति हो सकती है, उसको हम उसी चीज का संभव बोलेंगे। संभव का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। अगर सीधा मीनिंग निकलना है तो संभव का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। इसका प्रैक्टिस में हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? संभव मतलब फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द डिसीज। हमको पता करना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या किस चीज से हुई, मतलब इस पर्टिकुलर बीमारी का संभव क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन जो हमको फाइंड करना पड़ता है पर्टिकुलर चीज, डिसीज का या कोई कारण का या निदान का, तो वो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि हम वहां पर संभव तंत्र युक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, धन्यवाद। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स एवं मेरे साथी मित्र वैद्य प्रसाद कुलकर्णी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज उनका जन्मदिवस भी है, इसलिए वैद्य प्रसाद कुलकर्णी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you for such an informative lecture, sir. हेलो हेलो। हेलो, हाँ वैद्य संजय बात कर रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
हाँ बोलिए। हेलो, अधिकरण तंत्र युक्ति के बारे में कुछ बताएंगे क्या? अधिकरण। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर, अधिकरण आवाज आ तंत्र रही है? युक्ति। अधिकरण का मतलब होता है मुख्य विषय। हम किस विषय में बात कर रहे हैं? हाँ सर, जैसे आवाज अगर आ रही है, आपको, आवाज आ रही है। जैसे अधिकरण तंत्र युक्ति का मैं आपको बोल दूं कि जैसे व्यवहार में हमको बोला जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। हम कहाँ पर है, हम किससे बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए, कहाँ पर क्या बात नहीं करनी चाहिए, या किसके सामने क्या पहन के जाना चाहिए, किसके सामने क्या पहन के नहीं जाना चाहिए। तो अधिकरण मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है, विषय अपना अपना लिमिटेशन, बाउंड्री, या उसको बोलेंगे फील्ड, क्षेत्र। मतलब ये सभी पूरी बातें आ जाएगी कि मेन विषय क्या है। संहिता को पढ़ने के लिए मैं शुरुआत में बोला कि यदि किस श्लोक को समझना है तो ये समझना पड़ता है कि वो श्लोक किस कंटेक्स्ट में आया है, किस व्याधि का वर्णन करते हुए आया है, या किस पर्टिकुलर विषय का वर्णन करते हुए आया है। यदि वो विषय हमको समझ जाए तो फिर उस श्लोक का मतलब निकालना आसान हो जाता है। अधिकरण को और बोल सकते हैं कि एरिया और फील्ड। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो, हेलो। तो हाँ क्वेश्चन, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। सर, आपने हाँ बोलो समझाया बोलो। कि आपत्ति में भी ऐसा है कि कोई चीज कही गई है तो हम उस पर बुद्धि लगा के सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ऊह्य तंत्र युक्ति में भी हम बुद्धि का विचार करके सोचते हैं कि पेशेंट ने ऐसा बोला तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस दोनों में सर क्या डिफरेंस रहेगा? अर्थापत्ति ना। हाँ, अर्थापत्ति और ऊहम दोनों में हम पेशेंट का सेंटेंस सुन के उसका हम मतलब निकालते हैं बुद्धि से कि उसने ऐसा बोला तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अर्थापत्ति और ऊहम में सर क्या मतलब डिफरेंस रहेगा? अर्थापत्ति का मतलब होता है कि पेशेंट एक बात कहता है। जैसे हम्म। पेशेंट को हमने पूछा कि मान लो तुम क्या करते हो, तो पेशेंट ने यदि हम्म। कहा कि मैं वॉचमैन हूँ, ठीक है, हम्म। हाँ सर। तो वॉचमैन है, इतनी बात कही हाँ। उसने। इससे हम क्या क्या समझ जाएंगे कि उसको दिन भर खड़ा रहना पड़ता होगा, उसको नाइट हाँ। ड्यूटी करनी पड़ती होगी, या तो उसको एक ही हाँ। जगह बैठा रहना पड़ता होगा। तो ये सारी बातें हम्म। हमने समझ में आ गए ना। ये बातें उसने कही हाँ। थी क्या? नहीं कही थी। लेकिन एक बात हम्म। कहने से हमको बाकी सारी बातें समझ में आ गई। ये हो गए हाँ। अर्थापत्ति, ठीक है। लेकिन हम्म। ऊह्य का मतलब क्या होता है? ऊह्य का मतलब ये होता है कि जो बात कही ही नहीं है। जैसे चरक हम्म। में चिकित्सा शास्त्र में सभी व्याधि चिकित्सा बताने के बाद में कहा है कि अनुक्त व्याधि की चिकित्सा आप इसी प्रकार से करोगे। तो खास करके हम्म। जहां पर नई व्याधि आजकल हम जो देख रहे हैं ना, जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल कोरोना, तो कोरोना के लिए हाँ। जो चिकित्सा करनी है या जो संप्राप्ति बनानी है, वो सब कुछ हम्म। अपने को ऊह्य तरीके से करना पड़ता है। ऊह्य, यहाँ पर ओके। दिमाग ओके। लगाना है। यहाँ पर हम्म। मतलब जो बातें क्लासिक में नहीं बताई है उसके बारे में हम्म। सोचना है। ये हो गया ओके। ऊह्य। ओके सर। ओके, और और सर कोई? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन। सर, निर्देश और निर्णय में आपने बताया मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से देखें निर्देश और निर्णय में कि हम पेशेंट के क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन होता है वो दूर करते हैं, उसको निर्णय देते हैं। तो वो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? निर्देश। निर्देश और निर्णय में भी हम पेशेंट का कंफ्यूजन ही दूर करते हैं, और निर्देश में भी सर ऐसा बताया। तो उस दोनों में प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं क्या नहीं नहीं डिफरेंस होगा? नहीं नहीं नहीं, उद्देश्य और निर्देश दो थे ना। उद्देश्य मतलब शॉर्ट में कहना, निर्देश मतलब हाँ। डिटेल में कहना, ये था। और निर्णय अच्छा। जो था वो था पूर्व पक्ष और निर्णय। पूर्व पक्ष यानी कुछ क्वेश्चन करना, और निर्णय यानी हाँ। उसका उत्तर देना। दोनों अलग ओके अलग सर। है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके सर, थैंक यू। और कोई? हेलो। हेलो। यस सर, हाँ और कोई सवाल तो नहीं है चैट बॉक्स में? तो थैंक यू फॉर क्लियरिंग आवर डाउट्स। और आयुर्वेद ओके ओके। अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से मैं आदरणीय सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और शास्त्राभ्यास, रुग्ण चिकित्सा और अनुसंधान, इन सारी चीजों में तंत्र युक्ति जैसे क्लिष्ट विषय का प्रयोग कैसे करना है वो इतनी आसानी से हमें समझाया। और आई होप आगे भी जब हम सर को आमंत्रित करेंगे तो वो ऐसे ही किसी यूनिक कंसेप्ट को लेके हमारे साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड गाइडिंग अस। और बाकी ज्वाइन हुए सभी वैद्य वर्गों का भी मैं आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ।
थैंक यू सर। थैंक यू